हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस सेकंड यानी प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का टॉपिक लेके आया हूँ। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये न केवल बीए फर्स्ट ईयर में चलता है बल्कि एमए प्रवेश पॉलिटिकल साइंस और एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में चलता है। प्रवेश में कंपलसरी और फाइनल के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी चलता है। तो पूरा वीडियो देखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम अपना परराष्ट्र संबंधों या अंतर्राज्यीय संबंधों पर मनु के विचार। ठीक है। परराष्ट्र संबंध अथवा अंतर्राज्यीय संबंधों का अर्थ है अपने राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन। मनुस्मृति में परराष्ट्र संबंधों का चित्रण दो पक्षों के माध्यम से किया गया है। तो दोस्तों, परराष्ट्र संबंधों का मतलब आधुनिक समय में इसको फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं, विदेश नीति बोलते हैं कि एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ में, अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थित राज्यों के साथ में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं उसी को बोलते हैं परराष्ट्र संबंध या अंतर्राज्यीय संबंध। तो प्राचीन भारतीय विचारक मनु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति में परराष्ट्र संबंधों का विस्तार के साथ में उल्लेख किया है। मनुस्मृति में परराष्ट्र संबंधों के दो पक्षों का उल्लेख किया गया है। पहला जो पक्ष है वो है परराष्ट्र नीति का नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष, ये थ्योरिकल पक्ष है। ठीक है। और दूसरा जो पक्ष है वो है परराष्ट्र नीति का व्यवहारिक और संस्थागत पक्ष या क्रियात्मक पक्ष, जो कि प्रैक्टिकल पक्ष है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले परराष्ट्र नीति का जो सैद्धांतिक और नीतिगत पक्ष है वो देखते हैं। और इसमें पहला जो पॉइंट है वो है मंडल सिद्धांत। ठीक है। देखिए, मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा उसे क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु विजिगीषु राजा, विजय की इच्छा रखने वाला होता है और इसे केंद्र बनाकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है, जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों, परराष्ट्र संबंधों का पहला जो नीतिगत और सैद्धांतिक पक्ष है वो है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत का मतलब इसमें मनु ने क्या किया है कि राज्यों के एक समूह का उल्लेख किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थित राज्यों के एक समूह का, एक मंडल का उल्लेख किया है जिसको राज्य मंडल नाम दिया गया है। इस राज्य मंडल के अंदर टोटल जो है वो 12 राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और इसका जो केंद्र बनाया गया है, हीरो जो माना गया है इस राज्य मंडल का, वो विजिगीषु राजा को माना गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, विजिगीषु से क्या तात्पर्य है। तो विजिगीषु विजय की इच्छा रखने वाला राज्य मंडल का विजिगीषु राज्य मंडल का केंद्रस्थ राजा होता है और विजिगीषु का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। तो ये जो है वो मंडल सिद्धांत का या राज्य मंडल का केंद्र बिंदु है। इसको आधार बना करके 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है। तो राज्य मंडल में कुल जो राज्य हैं वो है 12 और 72 इनकी प्रकृतियाँ हैं। राज्य मंडल के अंदर जो राज्य हैं उनकी प्रकृतियाँ कितनी हैं? 72 हैं। अब 72 कैसे हुई वो आप समझिए कि देखिए, मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य की कितनी प्रकृतियाँ बताई है? 7 प्रकृतियाँ बताई है। ठीक है। स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड। ठीक है। ये 7 प्रकृतियाँ बताई हैं। तो इसमें 5 जो प्रकृतियाँ हैं वो द्रव्य प्रकृतियाँ बताई गई हैं। अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और दंड, ये राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियाँ हो गई। ठीक है। और एक खुद राज्य हो गया जिसको मनु ने और कौटिल्य ने जनपद की संज्ञा दी है। तो एक खुद राज्य हो गया 6 प्लस एक खुद राजा हो गया जिसको स्वामी बोला गया है, एक वो खुद हो गया। तो इस प्रकार से 12 राज्य को, एक राज्य तो इसमें अपने आप शामिल हो गया, तो राज्य को तो कट कर दो, बच गए 6 अंग, राज्य के 6 प्रकृतियां बच गई। तो उन 6 को 12 से गुणा करोगे तो बात का नहीं 72। इस प्रकार से 72 प्रकृतियां आती हैं। तो राज्य मंडल में राज्यों की संख्या है 12 और प्रकृतियों की संख्या है 72। ठीक है। अब ये इस रेखा तालिका के माध्यम से जो है वो बताया गया है राज्य मंडल के अंदर किस प्रकार से राज्यों को की जो है स्थिति होती है। उसने मतलब केंद्र बिंदु राजा है, उसके भौगोलिक दृष्टिकोण से उसके पड़ोस में स्थित जो राज्य होते हैं सभी दिशाओं में
उसको आधार बना करके और इस राज्य मंडल की रचना की है। और राजा को ये सुझाव दिया है कि उसको दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करते समय इस राज्य मंडल के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आचरण करना चाहिए, तो उसको विदेश नीति के अंदर, परराष्ट्र संबंधों के अंदर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसको पता होना चाहिए कि किस राज्य की भौगोलिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से अवस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग वो मेरा स्वाभाविक रूप से मित्र बन सकता है या शत्रु बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको उसके साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। तो टोटल इसमें 12 राज्य हो गए, जिसका केंद्र बिंदु जो है वो विजिगीषु राज्य है। ठीक है, ये है अरी। अरी का मतलब होता है शत्रु, यानी विजिगीषु के पड़ोस में स्थित जो राज्य हैं, चाहे वो सामने है, चाहे पीछे है, चाहे दाएं है, चाहे बाएं हैं, जिसकी सीमाएं विजिगीषु राज्य से मिलती हैं, वो है अरी, जिसको शत्रु कहा जाता है। मनु ने उसको क्या नाम दिया है? अरी नाम दिया है। ठीक है, तो इसके बाद में ये 4 ये राज्य हो गए। ठीक है, 4, और फिर 4 ये राज्य हो गए। ये पीछे की दिशा में स्थित राज्य हैं, ये सामने स्थित राज्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 4, 4, 8, 2, 10 और 1 हो गया मध्यम, 1 हो गया उदासीन। दोस्तों 4 ये हो गए, देखो 1 विजिगीषु हो गया, 1 अरी 2, और 4 ये हो गए, 4 इधर वाले हो गए, सामने वाले पीछे वाले 8, 8 रे 2 10, 10 रे 2 12। इस प्रकार से राज्य मंडल में टोटल 12 राज्य हो गए। अब इसमें मनु ने क्या कहा है कि पीछे जो स्थित राज्य है, विजिगीषु के पीठ के पीछे जो स्थित राज्य हैं, वो उनको नाम दिया है पार्ष्णिग्रह, आक्रंद, पार्ष्णिग्रह सार और आक्रांदा सार। तो उसने कहा है कि ये जो पार्ष्णिग्रह है और पार्ष्णिग्रह सार है, ये स्वाभाविक रूप से विजिगीषु के शत्रु हैं। ठीक है, और आक्रंद और आक्रंद सार जो है, ये स्वाभाविक रूप से विजिगीषु के मित्र हैं। ठीक है, आगे और समझाऊंगा इसको। इसके अलावा इधर जो सामने के जो स्थित राज्य हैं, इसमें भी यही स्थिति है कि मनु ने कुछ नियम बताए हैं, वो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, उसके बाद में इसको समझिए। आप एक बार नीचे देखिए, तब समझ में आएगा। सही प्रकार से देखिए, राज्य मंडल में विजिगीषु के आगे की ओर स्थित राज्यों का क्रम होता है अरी, अरी शत्रु, अरी मित्र शत्रु और अरी मित्र मित्र। ये राज्य मंडल में विजिगीषु के सामने स्थित राज्य हैं। अरी शत्रु पहला हो गया, अरी यानी शत्रु, फिर अरी शत्रु। ठीक है, तीसरा हो गया अरी मित्र, फिर अरी मित्र शत्रु और अरी मित्र मित्र। ठीक है, इसके पीछे स्थित राज्यों का क्रम होता है पार्ष्णिग्रह, आक्रंद, पार्ष्णिग्रह सार और आक्रांदा सार। मतलब ये थ्योरी जो है मित्र की शत्रु की, इस आधार पर बनाई गई है कि मनु ये कहता है कि जिस राज्य की सीमाएं विजिगीषु राज्य के सीमा से स्पर्श करती है, वो स्वाभाविक रूप से विजिगीषु का शत्रु होता है। ठीक है, और शत्रु राज्य की सीमा से के ऊपर स्थित जो राज्य होता है, वो स्वाभाविक रूप से विजिगीषु का मित्र होता है, क्योंकि शत्रु का शत्रु क्या हो गया? मित्र हो गया। तो उस प्रकार से वो स्वाभाविक रूप से उसका मित्र हो गया, और ये क्रम आगे तक चलता रहता है, ये इसी प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, इन 10 राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य हैं मध्यम तथा उदासीन। ठीक है, पहले नंबर का है मध्यम। देखिए, मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु तथा अरी राज्य दोनों की सीमा से लगा होता है। मध्यम राज्य इन दोनों की सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता होने पर इन दोनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। यह है मध्यम। मध्यम राज्य किसको कहा है कि जिसकी सीमाएं विजिगीषु से और अरी राज्य से दोनों से स्पर्श करती है, उसको क्या कहा है? मध्यम। तो ये राज्य मंडल का बहुत शक्तिशाली राजा होता है, और ये क्या कर सकता है? ये आवश्यकता पड़ने पर विजिगीषु का भी मुकाबला कर सकता है और अरी का भी मुकाबला कर सकता है। ये जिसके साथ झुक जाता है उसी का पलड़ा भारी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दक्षिण एशिया की जो राजनीति है, उसके अंदर भारत, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों की सीमाएं एक दूसरे से स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो अगर आप भारत को विजिगीषु मान करके और इसको सोचोगे, तो दोनों ही भारत के शत्रु राज्य हैं, क्योंकि दोनों की सीमाएं जो है भारत से स्पर्श करती हैं, तो दोनों शत्रु राज्य हो गए। ठीक है, तो अब जो चीन है, वो चीन, उसकी सीमाएं पाकिस्तान से स्पर्श नहीं करती, भारत से स्पर्श करती हैं। तो चीन जो है वो ऐसा मध्यम राज्य है कि अगर वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ झुक सकता है, और वो चाहे तो भारत के साथ झुक सकता है। वो जिस भी देश के साथ में झुकता है, वही देश क्या बन जाता है? ताकतवर बन जाता है। फिर आगे देखिए उदासीन, दूसरा पॉइंट है उदासीन।
उदासीन राज्य का प्रदेश विजिगिसु, अरी तथा मध्यम इन तीनों राज्यों की सीमाओं से परे होता है तथा यह बहुत शक्तिशाली होता है। उदासीन राज्य किसको कहा है मनु ने, कि जिस राज्य की सीमाएं न विजिगिसु को स्पर्श करती है, न अरी को स्पर्श करती है, न मध्यम को स्पर्श करती है, वो क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। तो तीनों राज्यों की सीमाओं से दूर स्थित राज्य होता है और ये भी बहुत शक्तिशाली होता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका मान लो, सोवियत संघ यानी रूस मान लो, तो उसकी सीमाएं न पाकिस्तान को स्पर्श करती है, न चीन को स्पर्श करती है, न भारत को स्पर्श करती हैं, लेकिन वो जो है हमेशा से और अपने अपने देश दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा से प्रभावित करते रहे हैं। पाकिस्तान जो अमेरिका जो है कभी पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, कभी चीन का सपोर्ट करता है, कभी भारत का सपोर्ट करता है। तो उनमें से जैसे रूस है उनमें या अमेरिका है, उनमें से जो भी देश जिस भी देश के साथ में मिल जाता है वही देश दक्षिण एशिया के अंदर क्या बन जाता है, ताकतवर बन जाता है। अब इसके आधार पर निष्कर्ष देखिए, मनु की मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। अब ये राज्य मंडल के सिद्धांत हैं। क्या कह रहा है मनु, कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है। आपकी सीमाएं जिस राज्य से स्पर्श करती है वो निश्चित रूप से नेचुरली आपका शत्रु है। वो भले मित्रता का ढोंग करे, दिखावा करे, लेकिन वो हकीकत में आपका कभी भी मित्र नहीं बन सकता। ये मनुष्य स्मृति में मनु ने कहा है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है। देखो, मित्र का मित्र क्या होता है, मित्र होता है, और शत्रु का शत्रु भी क्या होता है, मित्र होता है। दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है और दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है, लेकिन दुश्मन का जो दोस्त होता है वो अपना क्या होता है, दुश्मन होता है। इस प्रकार मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु ने राजा को ये निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन कौन से मित्र और कौन कौन से शत्रु होने की आशंका है, उसी के आधार पर राजा को अपनी नीति और योजना निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है, तो राज्य मंडल के अंदर जो मनु हैं वो इसकी रचना करके इसके माध्यम से राजा को ये सुझाव देते हैं कि भाई राजा के स्वाभाविक रूप से कौन से जो राज्य हैं वो तो शत्रु राज्य हैं और कौन से राज्य स्वाभाविक रूप से उसके मित्र राज्य हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसको अगर वो अपनी विदेश नीति का निर्धारण करेगा, परराष्ट्र संबंधों का निर्धारण करेगा, तो उसको परराष्ट्र संबंधों के संचालन में सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा उसके साथ धोखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत जो आज़ादी के बाद से लेकर के पाकिस्तान के साथ में हमेशा दोस्ती का व्यवहार करता रहा है, लेकिन हर बार क्या हुआ है, दोस्ती की आड़ में पाकिस्तान ने भारत के साथ में दुश्मनी करने का कार्य किया है। इसी प्रकार से भारत और चीन के बीच में बहुत बार समझौते हुए हैं, बहुत बार आपस में सद्भावनापूर्ण संबंध हुए हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार ही किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है षड्गुण नीति। देखिए, षड्गुण का आशय है 6 लक्षणों वाली नीति। इस नीति के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, लघुत्रात्मक भी आ सकता है। तो षड्गुण का मतलब क्या है, 6 लक्षणों वाली नीति। ठीक है, और इस नीति में क्या बताया गया है कि जो राज्य होते हैं, राज्य मंडल में स्थित जो राज्य होते हैं, उन राज्यों के साथ में अलग अलग परिस्थितियों में राजा को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है संधि। देखिए, राजा द्वारा तात्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से मेल करने को मनु ने संधि कहा है। संधि की परिभाषा मनु ने क्या दी है कि राजा जब वर्तमान में मिलने वाले किसी लाभ को पाने के लिए या भविष्य में प्राप्त होने वाले किसी लाभ को पाने के लिए किसी दूसरे राज्य मंडल के किसी दूसरे राजा के साथ में कोई समझौता करता है, ठीक है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है, तो उसको संधि कहा गया है। मनु ने संधि के 2 प्रकार बताए, समान कर्मा संधि और असमान कर्मा संधि। समान कर्मा संधि का मतलब जो 2 बराबर हैसियत वाले राजाओं के बीच में जो संधि होती है। असमान कर्मा संधि मतलब एक राजा शक्तिशाली और एक राजा कमजोर हो, जिनकी समान हैसियत नहीं हो, उनके बीच में जो संधि होती है वो होती है असमान कर्मा संधि। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य मंडल के अंदर विजिगिसु राजा को सदैव क्या करना चाहिए, संधि की नीति का प्रयोग करना चाहिए। जैसी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग, हर को जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति में संधि की नीति का प्रयोग करें। अभी षड्गुण नीति में 6 लक्षण बताए गए हैं, तो आगे और पढ़ेंगे अपन। तो परिस्थितियों के अनुसार इन 6 में से जो भी पॉलिसी उचित लगे उसको अपनाया जाना चाहिए। दूसरा है विग्रह। देखिए, राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने के लिए किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है।
विग्रह का मतलब क्या है? विग्रह का मतलब है शत्रु पर सेना सहित चढ़ाई करना। शत्रु पर सेना सहित चढ़ाई करना ये कहलाता है विग्रह। मनुस्मृति में इसके दो प्रकारों का विवेचन किया गया है। पहला, प्रथम विग्रह, शत्रु पर विजय पाने के लिए उसकी कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके आक्रमण करना। द्वितीय विग्रह है अपने मित्र राजा की सहायता के लिए आक्रमण करना। तो विग्रह के दो प्रकार बताए मनुस्मृति में। पहला कौन सा विग्रह? कि आप दुश्मन को परास्त करने के लिए उस पर आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपके मित्र देश की सहायता के लिए आप जो आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। तो विग्रह का मतलब है शत्रु पर सेना सहित चढ़ाई करना। ये वास्तविक आक्रमण नहीं है। जैसे श्री राम ने वानर सेना के साथ में और लंका पर हमला करने के लिए सेना के साथ में प्रस्थान किया था, वो कहलाता है विग्रह। प्रस्थान किया था, ठीक है, आक्रमण नहीं हुआ था। सेना के साथ में लंका के ऊपर प्रस्थान किया था, वो हो गया विग्रह, ठीक है। आगे देखिए, यान। यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण। यान विग्रह से कुछ आगे है। इसे तभी अपनाया जाए जब राजा शक्तिशाली हो तथा शत्रु दुर्बल स्थिति में हो। यान के भी दो भेद होते हैं। प्रथम यान, शत्रु को आपत्तिग्रस्त देकर समर्थ राजा द्वारा आक्रमण करना। और द्वितीय यान, स्वयं समर्थ न होने पर मित्र की सहायता के लिए आक्रमण करना। तो यान का मतलब क्या हो गया? वास्तविक आक्रमण, यानी वास्तव में शत्रु पर हमला करना। जैसे वानर सेना को लेकर के भगवान श्री राम जो थे वो लंका की समुद्र तट पर पहुंच गए थे, और उसके बाद में जब समुद्र ने उनको रास्ता दे दिया तो सेना सहित उन्होंने फिर लंका पर हमला कर दिया। एकदम से सेना के साथ गए, डायरेक्ट हमला नहीं किया था, बल्कि कुछ समय तक वो समुद्र के किनारे उनकी सेना के साथ में ठहरे हुए थे। तो वो जो ठहरे हुए थे वो तो स्थिति है विग्रह। भाई सेना के साथ प्रस्थान किया, वो स्थिति होगी विग्रह। और फिर जब लंका पर आक्रमण किया, रावण पर जो आक्रमण किया, वो हो गया यान। तो यान भी दो प्रकार का बताया है। एक तो आप दुश्मन को क्या है कमजोर स्थिति में देखकर उस पर हमला करते हैं, और दूसरा आप अपने मित्र की सहायता करने के लिए आक्रमण करते हैं। तीसरा है आसन। आसन देखिए, राजा द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। इसके भी दो भेद होते हैं। तो आसन का मतलब क्या हो गया? आसन का मतलब हो गया कि अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा में युद्ध भूमि पर, आक्रमण स्थल पर और शांत बैठना। जैसे वानर सेना के साथ में राम जो थे वो लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, ये तो कहलाता है विग्रह। फिर वहाँ पर कुछ समय तक, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो कुछ समय तक वो वहाँ पर सेना के साथ में रुके थे, समुद्र तट पर रुके हुए थे, वो कहलाता है आसन। और फिर बाद में उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, वो कहलाता है यान। तो विग्रह, यान और आसन तीनों का अंतर आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तो आसन के भी दो भेद हैं। प्रथम आसन, सेना या कोष के क्षीण हो जाने की दशा में उपेक्षा धारण करना। द्वितीय आसन, मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण करना। कि आपकी पोजीशन मान लो खराब हो गई, ठीक है, तो आप क्या है युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उचित अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हो गया प्रथमासन। दूसरा कि आपने आक्रमण करने के लिए जो है सेना को ऑर्डर भी दे दिया, सेना पहुंच भी गई आक्रमण करने के लिए, लेकिन आप थोड़े समय के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आपका मित्र ऐसा चाहता है, तो वो कहलाता है द्वितीय यान, द्वितीय आसन। अब है पांचवा द्विवेदी भाव। देखिए, मनु के अनुसार द्विवेदी भाव का अर्थ है अपनी सेना को दो भागों में विभाजित करने की नीति। 2 नंबर का क्वेश्चन याद रखना। द्विवेदी भाव का मतलब क्या है? अपनी सेना को दो भागों में विभाजित करने की नीति। मनु के अनुसार द्विवेदी भाव अपने से शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली एक नीति है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो वह अपनी सेना को दो भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखे और शेष सेना के साथ राजा दुर्ग या अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर रहते हुए मित्रों आदि की सहायता कर शक्ति का संचय करे। तो अपनी सेना को दो भागों में विभाजित करने की जो पॉलिसी है वो क्या कहलाती है? द्विवेदी भाव। छठा है संश्रय। संश्रय का मतलब आपातकाल में आत्मरक्षा के लिए दूसरे बलवान राजा से शरण प्राप्त करना संश्रय कहलाता है। मान लीजिए आपकी कमजोर स्थिति है, इमरजेंसी है, आपकी कमजोर स्थिति है, दुश्मन आप जो है उसको आप परास्त नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में आपका कोई मित्र राजा है जो आपसे ताकतवर है, तो उसकी सहायता लेने के लिए उसके पास जाकर के उसकी शरण में जाकर के रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? संश्रय। अब तीसरा है उपाय। परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक और
नीतिगत पक्ष में पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा षड्गुण नीति, तीसरा क्या है उपाय। देखिए 4 होते हैं उपाय, साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों क्या है उपाय। साम का मतलब है विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन और विशेष आदर देकर अपने अनुकूल करना, इनको समझाने की आवश्यकता नहीं, आप समझ सकते हो। दाम का मतलब है विपक्षी को आर्थिक प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करना। दंड का मतलब है शत्रु को बल प्रयोग की धमकी या वास्तविक बल प्रयोग द्वारा अपने पक्ष में करना। और भेद का मतलब है शत्रु की शक्ति को क्षीण करने के उद्देश्य से शत्रु पक्ष और उसकी प्रकृतियों, मित्रों, सहायकों आदि के मध्य फूट डालना, ठीक है, दुश्मन के बीच में फूट डालना, वो भेद कहलाता है। अब दूसरा है परराष्ट्र संबंधों का संस्थागत और व्यवहारिक पक्ष, वो था नीतिगत और सैद्धांतिक पक्ष, ये संस्थागत और व्यवहारिक पक्ष कि जो चीज़ें बताई गई हैं सिद्धांतिक और नीति के पक्ष में, जो चीज़ें बताई गई उनको प्रैक्टिकल में राजा के द्वारा किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है और उसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है दूत व्यवस्था। देखिए मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण या अमैत्रीपूर्ण संबंधों का आधार बहुत कुछ सीमा तक दूत ही होते हैं। दूत राज्यों के मध्य चलने वाले राजनय यानी कूटनीति का प्रमुख आधार होते हैं। दूत ही शत्रु से मेल करा सकता है और शत्रुओं के बीच विग्रह करा सकता है। तो परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि राजा हर समय हर राज्य के अंदर उपस्थित नहीं हो सकता है, तो वो अपने राजदूत भेजता है, ठीक है। वो राजदूत जो होते हैं वो दूसरे देशों के अंदर राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राजदूत की जो चातुर्यता है, क्वालिटी है, कैपेसिटी है, उसी पे निर्भर करता है कि दूसरे राज्यों के साथ में उस राजा का के संबंध किस प्रकार के बनेंगे। वो दुश्मन को मित्रता में बदल सकता है और मित्रता को दुश्मनी के अंदर भी बदल सकता है, क्योंकि कूटनीतिक संबंधों का निर्धारण दूत के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद देखिए मनु ने दूत की योग्यताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि दूत में शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान, इंगित का मतलब होता है वचन, स्वर आदि का अर्थ समझना, आकार और चेष्टा का मतलब होता है क्रोध के सूचक भाव को जानने की क्षमता, शुद्ध हृदयता, चातुर्य एवं कुलीनता, स्त्री आसक्ति एवं मद्यपान से रहित आदि गुण होने चाहिए। साथ ही वह चतुर, तीव्र स्मरण शक्ति वाला, देश काल के अनुरूप निर्भय और वाक्पटु होना चाहिए। तो दूत के अंदर मनु ने ये सारे गुण बताए हैं। अब दूसरा है गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। गुप्तचर दूसरे राज्य की शक्ति एवं दुर्बलताओं तथा व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी एकत्र करके अपने राजा तक पहुंचाता है। साथ ही वह अपने राज्य में रह रहे दूसरे राज्यों के गुप्तचरों का पता लगाने और उनके बारे में राजा को सूचना देने का कार्य करता है। तो गुप्तचर यानी जासूस, जो छुप करके राजा के लिए जासूसी करने का कार्य करते हैं। तो राज्य के अंदर भी गुप्तचर तैनात किए जाते थे, जो राज्य के अलग अलग इलाकों की सूचनाएं राजा तक पहुंचाने का कार्य करते थे। पहले दूसरे जो राज्य होते थे, मित्र राज्य मान लो चाहे शत्रु राज्य मान लो, राज्य मंडल के अंदर, उन राज्यों के अंदर भी राजा के द्वारा गुप्तचर तैनात किए जाते थे, जासूस तैनात किए जाते थे, जो अलग अलग वेश में रह करके और वहाँ पर राजा के लिए जासूसी करने का कार्य करते थे। वर्तमान में भी गुप्तचर एजेंसियाँ, जैसे भारत की जो गुप्तचर एजेंसी है उसका नाम है रो, पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी उसका नाम है ISI, ठीक है। इस प्रकार से वर्तमान में भी प्रत्येक देश की गुप्तचर एजेंसी है जो वहाँ पर दूसरे देशों के अंदर जासूसी करने का कार्य करती है। अब है गुप्तचरों के प्रकार। तो मनुस्मृति में गुप्तचरों के कितने प्रकार बताए गए हैं, नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। कापाटिक, उदास्थित, गृहपति, व्यापारी और तापस, ये 5 प्रकार के गुप्तचर बताए गए हैं। कापाटिक का मतलब है कपट व्यवहार में दक्ष तथा जीविका का इच्छुक। उदास्थित का मतलब सन्यासी धर्म से पतित, बुद्धिमान, शुद्ध अंतःकरण वाले और जीविका के इच्छुक। गृहपति का मतलब नकली किसान का जीवन बिताते हुए जासूसी कार्य करना। व्यापारी यानी नकली व्यापारी के रूप में रहते हुए गुप्तचरी करना। और तापस का मतलब नकली तपस्वी के वेश में रहने वाला। तो ये सारे के सारे जो हैं गुप्तचर थे, ये वेश बदल करके और राज्य के अंदर भ्रमण करते थे, रहते थे। तीसरा है युद्ध नीति। वीडियो क्या है कि बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं समझा पा रहा हूँ, फिर अपलोड नहीं होता है। तो युद्ध नीति में देखिए मनु ने राज्य की रक्षा एवं वृद्धि के लिए युद्ध को अनिवार्य माना है, किंतु उसका मानना है कि राजा को पहले 3 उपायों साम, दाम और भेद से सफलता नहीं मिलने पर अंतिम उपाय के रूप में ही दंड यानी युद्ध की नीति को अपनाया जाना चाहिए।
इसके साथ ही युद्ध ऐसे समय किया जाना चाहिए जब शत्रु की तुलना में अपनी स्थिति सुदृढ़ हो और अपनी विजय सुनिश्चित प्रतीत हो। मनु ने 2 युद्धों के प्रकार बताए हैं। तो युद्ध नीति के बारे में मनुस्मृति में क्या कहा गया है? मनुस्मृति ने कहा कि राज्य की रक्षा के लिए, उसकी सीमाओं का विस्तार करने के लिए युद्ध बहुत कंपलसरी है। युद्ध के बगैर ना आप राज्य की सुरक्षा कर सकते हैं, ना अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। तो युद्ध कंपलसरी है, लेकिन राजा को युद्ध का इस्तेमाल अंतिम अस्त्र के रूप में करना चाहिए। उससे पहले जहाँ तक पॉसिबल हो साम दाम और भेद की नीति का इस्तेमाल करके और राज्य के हितों की रक्षा करनी चाहिए, साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इन उपायों में सफलता प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसको जो है युद्ध नीति का, दंड नीति का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मनु ने 2 प्रकार के दंड बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं देखिए आप। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कूट युद्ध और धर्म युद्ध। कूट युद्ध जिस युद्ध में कूटनीति का छल कपट का प्रयोग किया जाए, और धर्म युद्ध का मतलब है जिस युद्ध के अंदर न्याय, नैतिकता और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए युद्ध किया जाए। तो कूट युद्ध देखिए, ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध के नैतिक नियमों का उल्लंघन उचित माना जाता है और ऐसे सभी उचित अनुचित साधन अपनाए जाते हैं जो शत्रु पर अपनी विजय को सुनिश्चित बनाते हैं। धर्म युद्ध, ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध के नैतिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है। और लास्ट है दोस्तों, पराजित राज्य के प्रति व्यवहार। देखिए, मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि उसे पराजित राज्य के प्रमुख व्यक्तियों से परामर्श लेकर उसी शासक के वंश के ही व्यक्ति को वहाँ का राजा बना देना चाहिए। इसके साथ ही पराजित राज्य के नए शासक के साथ कुछ शर्तों के पालन के लिए संधि की जानी चाहिए। पराजित राज्य के निवासियों के धार्मिक कार्यों में विजेता राजा द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और नवनियुक्त राजा को रत्नाभूषण देकर के सम्मानित किया जाना चाहिए। तो पराजित राज्य के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए विजेता राजा को, इसके बारे में मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि जब आप किसी राज्य को जीत लेते हैं तो फिर वहाँ के गणमान्य जो लोग होते हैं, ठीक है, वीआईपी जो लोग होते हैं, उनसे सलाह लें और उनकी सलाह के आधार पर उसी पराजित राजा के वंश के किसी व्यक्ति को जो है वहाँ का राजा बना दें, पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ समझौता करें, कुछ संधि करें ताकि आपको फायदा हो सके कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, वो प्रतिवर्ष इतना कर देगा, ठीक है। इस प्रकार की कुछ शर्तों के साथ में उनके साथ में संधि कर लें ताकि भविष्य में वो और आपके राज्य को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके अलावा जो विजेता राजा है उसको कभी भी पराजित राजा के धार्मिक कार्यों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वहाँ के लोग जो है फिर वो उससे नाराज़ हो जाते हैं। और तीसरी अगली बात है कि जो नए राजा को आप वहाँ पर नियुक्त कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसका सम्मान करें। जब वो गद्दी पर बैठता है तो उसको रत्नाभूषण दे करके उसका सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि वो आपके प्रति, आप उसके दिल में आपके प्रति कोई दुर्भावना वगैरह नहीं रह सके और वो आपके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सके, ठीक है। तो दोस्तों, ये हालांकि मनु का परराष्ट्र सिद्धांत है, लेकिन अगर एग्जाम में कौटिल्य का परराष्ट्र सिद्धांत भी आ जाता है तो भी अगर आप ये क्वेश्चन उत्तर लिख देते हैं तो भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। और नंबर जो हैं जितने ये उत्तर लिखने में आएंगे उतने ही वो उत्तर लिखने में भी आएंगे, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो का लिंक दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो जो है वो समय पे मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।